गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे और सुबह उठने के बाद मैं फ़्रेश हो गई हूँ और अभी पढ़ने लग जाऊँगी। आज का तो मेरा टारगेट ये है कि मेरा जो ज्योग्राफी का नोट्स है आज मैं उसको कंप्लीट रिवीजन कर लूँ। अब देखते हैं ये टारगेट कंप्लीट हो भी पाता है कि नहीं, क्योंकि इतना भी कम नोट्स नहीं है, मतलब बहुत कुछ है कॉपी में लिखा हुआ, तो उन सबको एक ही दिन में रिवाइज़ करना थोड़ा मुश्किल तो है। बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि अगर पूरा भी नहीं हो पाए तो कम से कम आधा ज़रूर आज रिवाइज़ हो जाए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि थोड़े दिन के बाद मैं चली जाऊंगी शादी में, तो वहाँ पर तो पढ़ाई मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा हो पाएगी। हालांकि पहले तो मैंने इन नोट्स को थोड़ा सा लर्न किया था, मतलब लेकिन फिर भी मुझे ना अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मतलब लग नहीं रहा कि हर एक चीज़ याद है। और जीएस के लिए देखिए प्रिपेयर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैथ्स ना अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। और जितना ज़्यादा मैथ्स बना रही हूँ लग रहा है कि ये टाइप भी कंप्लीट कर लेते हैं, इसका दूसरा टाइप भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रखा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और आप में से बताइए कि आप लोग 2 कितने लोग मतलब hours अपने later. सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियसली, क्योंकि मैं तो जीएस पे बहुत ही कम ध्यान दे रही हूँ। ज़्यादातर फोकस तो मेरा मैथ्स एंड साइंस पे भी है, सबसे ज़्यादा मैं मैथ्स पे फोकस कर रही हूँ, फिर सेकंड नंबर पे साइंस पे, और उसके बाद थर्ड नंबर पे मैं जीएस पे फोकस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना टाइम देना चाहिए था हमें प्रिपेयर करने के लिए, मतलब दिसंबर एंड तक अगर एग्ज़ाम होता ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन अब स्टार्टिंग दिसंबर में एग्ज़ाम देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और मुझे लगता है ये केवल मेरे लिए मुश्किल नहीं है, सबके लिए, क्योंकि एक तो फेस्टिवल का महीना था, अभी सब लोग फेस्टिवल में ही बिजी थे, और अब फेस्टिवल से जब हम होश में आए हैं तो कितना कम टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, सोचिए। तो फाइनली मैंने अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया है, और सोच तो रही थी कि पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट कर लूँगी एक दिन में, पर मैं आपको क्या बताऊँ, 2.5 घंटे में इतना कम पोर्शन हुआ है ना कंप्लीट, और अभी लग रहा है कि पता नहीं पूरा करने के लिए तो मुझे 24 घंटे कम से कम चाहिए। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में किचन का काम करने के लिए, और आज किचन की हालत इतनी गंदी है ना, मैं आपको क्या बताऊं। और वो भी इसलिए ना क्योंकि कल रात में ना मैं मैच देख रही थी, वर्ल्ड कप देख रही थी। मुझे पता है कि मेरा एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी पता है मुझे क्रिकेट देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है बचपन से। और मुझे लग रहा था कि इस बार तो इंडिया जीत ही जाएगी, क्योंकि लगातार 9 मैच इंडिया ने जीता था, तो मुझे लग रहा था कि वर्ल्ड कप इंडिया के नाम है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इतना बुरा फील हुआ ना उसके बाद, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे लग रहा था कि मैंने टाइम क्यों वेस्ट किया वर्ल्ड कप देखने में, इससे अच्छा मैं पढ़ाई कर लेती। खैर छोड़िए, ये तो हुई वर्ल्ड कप की बात। अभी मैं किचन में काम कर रही हूँ, और आज ना मुझे बहुत सारा काम है, क्योंकि मम्मी रहती है ना, तो मम्मी ऐसे सब्ज़ी वगैरह कट कर देती हैं, तो मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है, और थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह होता है तो वो भी साफ़ कर देती हैं। तो मुझे मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन आज मुझे कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ रहा था। और ऊपर से पता है मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आज आलू पराठा ही बनाओ। एक तो एग्ज़ाम, दूसरा मैंने कल टाइम वेस्ट कर दिया, और तीसरा आज सुबह में फिर मुझे ज्योग्राफी भी कंप्लीट करना है पूरा दिन में, और ऊपर से आलू पराठा बनाना है। बताइए, इतना मतलब कभी कभी अजीब लगता है ना मुझे। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, लेकिन एक्चुअली इंटेंशन तो उनका होता है कि वो मेरी हेल्प करेंगे लेकिन वो हेल्प करने के बजाय और बहुत सारे काम बढ़ा भी देते हैं। इसलिए मैं उनको उनको कहा कि आप छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, मुझे जब हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपको बुला लूँगी। आप में से बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि दी क्या आपने बीपीएससी का फॉर्म फिल किया, तो हाँ, मैंने बीपीएससी का फॉर्म फिल कर लिया है, और अभी ना उसका साइट बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं आपको भी कहूँगी कि आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, पहले ही फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि पता है ये ना एंड डेट पे एकदम साइट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, और फिर लास्ट में ना आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि पहले ही भर लीजिए फॉर्म और टेंशन फ्री हो जाइए। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट का कुछ आइडिया दीजिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट अच्छा है, कौन सा बहुत ज़्यादा इंटीरियर है। तो देखिए, आपको डिस्ट्रिक्ट अगर आप बहुत अच्छा सेलेक्ट भी कर लेते हैं, लाइक पटना सेलेक्ट कर ले रहे हैं, या फिर गया हो गया, या फिर औरंगाबाद, या कुछ भी ऐसे, तो फिर अगर आपको उसमें कट ऑफ अच्छा नहीं आता, जैसे उसका कट ऑफ मान लीजिए 80 गया और आपके नंबर कम है, आपका 65 ही आ रहा है, तो फिर ना वो आपको कहीं भी कोई भी इंटीरियर इलाका में फेंक सकते हैं। प्राइमरी में बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया उनको वो डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, जस्ट बिकॉज कि उनका मार्क्स जो था कम था, वहाँ का कट ऑफ जो था उसके हिसाब से उनका मार्क्स कम आया था। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि जो भी आपके आसपास का है डिस्ट्रिक्ट, आप उसी को सिलेक्ट कीजिए। अगर होना होगा तो भगवान की कृपा से वहीं पर हो जाएगा।
और आपको पता है प्राइमरी वाले एग्ज़ाम में ना मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और इसमें एकदम कंफर्म हो जाएगा सिलेक्शन या कुछ भी। तो वैसे ही हुआ भी, उसमें एग्ज़ाम भी मेरा अच्छा गया और मेरे 80 मार्क्स भी आए थे। लेकिन ये वाला जो एग्ज़ाम है ना, इसमें कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं हो रहा। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे देखिए, अगर आप कोई भी क्लास देखेंगे ना यूट्यूब पे, उस पे मतलब 50,000 स्टूडेंट्स उस क्लास को देखे हुए होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार सिर्फ मैं ही थोड़ी पढ़ रही हूँ, 50,000 बच्चे और भी पढ़ रहे हैं और फॉर्म भरने वाले तो उससे भी ज़्यादा होंगे। और जब आप सब्जेक्ट वाइज़ सीट्स देखेंगे ना, तो सब्जेक्ट वाइज़ सीट्स बहुत ही कम है। जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो शायद मैथ्स में 2000 के लगभग सीट है, जो कि कम है। और मैथ्स में मुझे लगता है कैंडिडेट्स भी ज़्यादा होंगे। अब क्या पता क्या होगा। और एक थोड़ा-सा मुझे थोड़ा-सा लो कॉन्फिडेंस इसलिए भी फ़ील हो रहा है क्योंकि मेरी बहन की शादी है, तो उसमें ना थोड़ा-सा मुझे टेंशन हो रहा है, क्योंकि उधर मेरे मतलब 10 दिन लगभग वेस्ट हो जाएँगे। और समझिए कि 10 दिन मतलब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर कोई इंसान 10 दिन मतलब अच्छे से हर दिन 8-8 घंटे पढ़ लेना, तो उसका एज बढ़ जाता है, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है और वो एग्ज़ाम में अच्छा भी परफ़ॉर्म कर पाएगा। और ये चीज़ मुझे थोड़ी-सी बुरी लग रही है। अब पता नहीं मैं शादी कैसे एन्जॉय करूँगी। मतलब सोचिए, मैं ना अपनी बहन की शादी में सबसे ज़्यादा एन्जॉय करना चाहती थी। लेकिन वही बात है कि आप जब कभी भी कुछ प्लान करके रखेंगे ना, तो वो होता नहीं है वैसा। और ये बात ना जब प्राइमरी से बीएड वालों को निकाला गया था ना, तब मैं समझ गई थी कि चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, होगा वही जो भगवान चाहते हैं। अब पता नहीं भगवान ऐसा क्यों चाहते थे, बट छोड़िए, हटाइए। बस यही है कि प्लान्स के अकॉर्डिंग लाइफ़ नहीं चलती है। मुझे लगता है कि लाइफ़ के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी चाहिए। मुझसे कभी-कभी कुछ लोग पूछते भी हैं कि दी, जैसे जब भी मैं तैयारी करती हूँ ना, तो बोलते हैं कि अपना नेक्स्ट 1 मंथ का प्लान बताओ, 2 मंथ का प्लान बताओ। तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे एक नेक्स्ट डे क्या होने वाला वो तो पता ही नहीं है, फिर 1 महीने का प्लानिंग अभी कर लूँगी और बीच में 1 दिन भी अगर गड़बड़ी हुई तो फिर सारा प्लान जो है वो फ्लॉप हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कभी भी लॉन्ग टर्म जो है रूटीन वैसा नहीं बनाती हूँ। मैं हमेशा बनाती हूँ नेक्स्ट डे का, कि इस दिन मुझे क्या करना है। और अभी जैसे मान लीजिए मेरी बहन की शादी है, तो 10 दिन तो मेरा उधर ही जाएगा। तो 10 दिन में भी मैंने कुछ टॉपिक सेलेक्ट करके रखे हैं कि मुझे किन टॉपिक्स को रिवीजन करना है, कौन से टॉपिक यूट्यूब से देखने हैं। बस उसका मैंने कोई टाइम डिसाइड नहीं किया है कि सुबह से लेके इतना बजे तक पढ़ना है, क्योंकि अगर मैं टाइम डिसाइड कर लूँगी ना, तो मुझे पता है कि शादी में आपको स्पेसिफिक टाइम नहीं मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने बस टॉपिक्स डिसाइड किए हैं, जब भी टाइम मिलेगा तब उन टॉपिक्स को मैं रिवीजन करने की कोशिश करूँगी। और मुझे रिवीजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि भगवान चाहते थे कि तुम हाउसवाइफ होकर टाइम मैनेज करके पढ़ ले रही हो, अभी देखो क्या होगा, अभी तुमको शादी में भी जाना होगा, अब यहाँ पर टाइम मैनेज करके दिखाओ। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि भगवान ना मेरे से कुछ ना कुछ का बदला ज़रूर ले रहे हैं। ये मैं मजाक से बोल रही हूँ, प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को सीरियसली मत लीजिएगा। और खैर, यहाँ पर देखिए मेरा पराठा कितना ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है, और ये टेस्टी खाने में भी था सच में। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा यूज़ किया था। मुझे पता है कि ऑयल ज़्यादा खाना अच्छी बात नहीं है सेहत के लिए, लेकिन मैं हर दिन इतना ज़्यादा तेल में खाना नहीं बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ। जब मेरा मूड होता है, किसी का मूड होता है अच्छा खाने का, तो मैं उनके लिए बना देती हूँ। और यहाँ पर देखिए पराठे बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, और ये मैं सर्व करने जा रही हूँ पापा जी को नीचे। और पराठे के साथ ना मैंने बनाया था बादाम की चटनी, और खाने में इतना मज़ा आया ना, क्या बताऊँ आपको। फ्रेंड, सुबह के 10:17 हो गए हैं और अब मैं पढ़ाई करने आ गई हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारा काम किया है, और ये बात है कि मैं हर काम का वीडियो शूट नहीं करती, नहीं तो आप भी पागल हो जाएंगे। ये देखिए कितना सारा काम करेगा, पढ़ना कितना मुश्किल होता है। तो अभी मैं पढ़ूंगी फिर से ज्योग्राफी। फर्स्ट स्लॉट में मैंने ज्योग्राफी पढ़ा था, क्योंकि आज का टारगेट है कि जो भी मेरा नोट्स है आज एक दिन में इसको रिवाइज करके ख़त्म करना है, क्योंकि शायद फिर मैं अपनी बहन की शादी में चली जाऊँ तो मुझे टाइम ना मिले वहाँ जाने के बाद जीएस पढ़ने का। और जीएस में मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रही, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं केवल मॉडर्न हिस्ट्री और ये ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, और साइंस मेरा सब्जेक्ट है तो वो मेरा हो ही जाता है। और देखते हैं ईवीएस रांची जाने के बाद सोचूंगी पढ़ पाऊंगी या नहीं। तो चलिए अब मैं अपने सेकंड स्टडी स्लॉट की शुरुआत करती हूँ। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि दी आपने प्राइमरी में कहाँ से पढ़ाई की थी जो आपके इतने मार्क्स हैं। तो देखिए, मैं आपको यही कहूँगी कि आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ से आपके 90% क्वेश्चंस आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपने प्राइमरी के एग्ज़ाम में ये चीज़ देखा होगा कि हमने बहुत जिन जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा था उनका कंटेंट 100% तो एग्ज़ाम से मतलब रेलेवेंट नहीं ही रहेगा। मैं बस आपको ये कहूँगी कि आपका जो बेसिक्स है ना, वो इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। जैसे मैं आपको बात बताऊँ कि मेरा जो है वो जीएस वाला पोर्शन बहुत वीक था, तो मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब ना बहुत अच्छे से पढ़ा था, डेप्थ में पढ़ा था।
क्वेश्चंस तो सीधे-सीधे मतलब मेरे नोट से पूछे नहीं गए थे, लेकिन हाँ, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, आप अपने बेसिक से उसको रिलेट करके सही आंसर कर पाएँगे। और पहले मुझे ऐसा लगता था ना कि यार जीएस में क्या बेसिक्स होता है, इसमें क्या ज़रूरत है पढ़ने की, इसमें तो फैक्ट्स है, 2 सबको लर्न hours करते जाओ। later. लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, फैक्ट्स आपको लर्न रहेंगे ही नहीं। आप कितना भी रटने की कोशिश कर लीजिए, आप उसको अल्टीमेटली भूल ही जाएँगे। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपने कहीं से भी बेसिक नोट्स अपना प्रिपेयर किया है या फिर कहीं पे भी पढ़ा है अच्छे से डिटेल में, तो आप उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। क्योंकि मुझे पता है कि ये आइडिया मेरा प्राइमरी में काम कर गया था। क्योंकि कम टाइम में ना आप बहुत सारे क्वेश्चंस लर्न नहीं कर सकते, और हम मशीन नहीं है कि हम 10,000 क्वेश्चन लर्न कर लेंगे और लर्न करके जाएंगे और एग्ज़ाम में एकदम हमें याद ही आ जाएगा और हम उसका सही सही ऑप्शन मार्क कर लेंगे। तो फाइनली मैंने अपना सेकंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया है। और आपको पता है, मैं सोचती हूँ कि जब भी मैं कोई स्टडी स्लॉट अपना कंप्लीट करूँ तो उसके बाद मुझे थोड़ा रेस्ट मिले, बट रेस्ट मुझे मिलता नहीं है। आज भी इतना सारा काम था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, उनको करने में ही इतना सारा टाइम चला जाता है। मतलब सामने वाले को देख कर ये लगेगा कि अरे ये तो छोटा सा काम है, कर लो, इसमें कितना ही टाइम जाएगा, 5 मिनट ही तो जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत सारी छोटी चीज़ें करेंगे ना, तो आप पागल हो जाएंगे काम करते करते। और ये चीज़ें ना हाउसवाइफ्स ज़रूर समझती होंगी, जो कि घर में रह के पढ़ाई करती होंगी। अगर आप हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो उतना आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, लेकिन घर में ना बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। अब मैं आ गई थी मैथ्स सॉल्व करने के लिए, और अभी मैं मैथ्स में सॉल्व कर रही थी पॉलीगन। हाँ, शायद पॉलीगन और एपी के मैं क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। मतलब मिक्स क्वेश्चंस थे, अब जो भी क्वेश्चन सामने आ जाए उनको मैं सॉल्व करती हूँ। और पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैथ्स में मुझे बहुत कम पढ़ना है, बट ऐसा है नहीं, मैथ्स में बहुत कुछ पढ़ना है। मतलब 9-10 वाला पोर्शन तो मेरा कंप्लीट है, उसमें मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ना, जिनको आपको क्लास 11th के लेवल तक भी पढ़ना होगा, और किसी किसी टॉपिक को 12th के लेवल तक भी पढ़ना होगा। तो उन टॉपिक्स को भी ज़्यादा रिवीजन करने की मुझे ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डर लग रहा है कि सारे स्टूडेंट्स तो अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर ही रहे होंगे, तो अपना सब्जेक्ट तो सबका अच्छा जाएगा, मतलब उसमें तो सबके अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन मेन रोल जो है वो प्ले करेगा जीके, कि जीके भी जिसका स्ट्रॉन्ग है, जिसका जीके में भी अच्छा मार्क्स आ रहा है, मुझे लगता है कि वही स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई कर पाएगा। और अभी मैं आपको बता रही हूँ, आपने अगर मेरे स्टडी ब्लॉग को फॉलो किया होगा तो मैंने जीके को बहुत दिनों से नहीं पढ़ा है, और इतनी टेंशन हो रही है ना। मैं सोच रही थी कि लास्ट के एंड डेज़ में पढ़ूंगी, लेकिन अभी तो अब शादी में जाना है, तो देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा। जो भी होगा आपको तो ज़रूर बताऊँगी। मैं साइंस पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, हालांकि मुझे साइंस पढ़ना चाहिए, बट मैं साइंस को सोच रही हूँ ना कि मैं एंड में पढ़ लूँगी। जैसे जब भी मैं अपनी बहन की शादी से वापस आऊँगी, तो 1 से 5 तारीख का जो दिन रहेगा, वो 5 दिनों में मैं साइंस को अच्छे से पढ़ लूँगी, कंप्लीट कर लूँगी। क्योंकि साइंस में ना मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, वो मेरे से हो जाता है। और इधर मैथ्स के मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब मेरा टारगेट तो यही था कि मैं लगभग 5,000 क्वेश्चन सॉल्व करूँ, बट पता नहीं ऐसा हो पाएगा या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी मैं काउंट करती हूँ। तो फाइनली मेरा थर्ड स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया है, और मेरी कैपेबिलिटी इतनी ही है कि मैं कंसंट्रेशन के साथ 7 से 8 घंटे ही पढ़ पाऊँगी। इसके बाद मुझे ना एक बहुत बड़ा ब्रेक चाहिए होता है, और वो ब्रेक मुझे शाम में मिल नहीं पाता। जैसे अगर मुझे शाम का खाना नहीं बनाना होता, तो मैं क्या करती कि मैं 2-3 घंटे आराम से सो जाती और रात में फिर उठती और 2 घंटे पढ़ के फिर सोती। लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर तो आपको रात का खाना भी बनाना पड़ेगा, और यही होता है ससुराल, मुझे लगता है। खैर छोड़िए, इन सब बातों से सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ में जो कुछ आपको मिल रहा है उसको खुशी से एक्सेप्ट कीजिए और उसी में हैप्पीनेस ढूंढिए। और ये देखिए, ये है छठ माता, और इनका ना अभी विसर्जन हो रहा था, तो बहुत सारी लेडीज़ जो थी छठ माता को वैसे सिंदूर लगाती हैं और उनको खोइछा देती है। मुझे नहीं पता आप खोइछा का मतलब समझते हैं या नहीं, और मुझे खोइछा का कुछ ऐसा स्पेसिफिक हिंदी वर्ड याद भी नहीं आ रहा है। किसी को पता होगा तो ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है माता, एकदम सुंदर, वाओ। और आज तो छठ पूजा भी ख़त्म हो गया, तो जिनको भी ऐसा लग रहा था कि छठ पूजा की वजह से वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, अब आप कंसंट्रेट करके पढ़िएगा। और आज के ब्लॉग को ना मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी बहन की शादी में। अब नेक्स्ट वीडियो ना वहीं से पोस्ट होगी, और आप ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हम सब कैसे लग रहे हैं। मैं अपने फैमिली मेम्बर से भी आपको मिलाने की कोशिश करूँगी, मतलब जितना हो पाएगा मैं उतना करने की कोशिश करूँगी। चलिए, मिलती हूँ आपसे रांची में। बाय बाय एंड टेक केयर।